नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनारस जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें राजस्थान का जो भूगोल के अंदर सेकंड नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका है राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली, अफवाह तंत्र है, जिसके अंदर नदियाँ, झीलें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नदियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है तो नदियों के अंदर किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें भी डिटेल्स के माध्यम से बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन पर आराम से चर्चा करेंगे जो किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटे से जो सीमित समय के अंदर करेंगे ये। अब देखो, राजस्थान में पर्वा अफवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है, तो ऐसे एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, कितने रूप में पाई जाती है? 3 रूपों का। अब देखो 3 रूप कौन कौन से जो पर्वा पाई जाती है। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर जो राजस्थान की जैसे मान लो नदियाँ हैं वो गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं अरब सागर के अंदर कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जो नदियाँ पढ़ेंगे। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं आंतरिक अफवाह प्रणाली, आंतरिक जो पर्वा प्रणाली वाली नदियाँ हैं, यानी आंतरिक बोलते विलुप्त होने वाली, जो जैसे नाम आता है सरस्वती नदी, घग्गर नदी, ऐसे कुछ नाम से, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो बात करते हैं किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कामधेनु वैसे गाय को बोलते हैं, ठीक है। तो कामधेनु किसको बोलते हैं? चंबल नदी को। किसको दोस्तों? चंबल नदी को। अब देखो आगे बात करते हैं, इसके और भी अन्य नाम है। इसको चरणवती के रूप में भी जानते हैं, चौरनवती, ठीक है। और इसके साथ माल गंगा भी कहते हैं इनको, माल गंगा के रूप में भी जानते हैं इनको। और इनको जैसे मान लो राजस्थान के जैसे नित्यवाही भी बोलते हैं, लगातार चलती रहती नित्यवाही नदी के रूप में भी जानते हैं, नित्यवाही नदी के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब देखो राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, वो कौन सी नदी है? ये चंबल ही है दोस्तों। ये जो क्या करती, सर्वाधिक जल की पूर्ति करती, वह है चंबल नदी। अब देखो इसमें ध्यान रखना कि चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो उद्गम क्षेत्र में हम क्या करेंगे, इसका अलग से करेंगे एक डिटेल के माध्यम से, ठीक है। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिण से शुरू होती है और उत्तर की ओर बहती है, वो नदी का नाम क्या है? चंबल नदी दोस्तों। कौन सी नदी? चंबल नदी। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न के, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक रूप क्या है, स्वरूप क्या है? यानी चंबल नदी का जो विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप क्या है, यह है क्या दोस्तों? उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। इससे क्या होता है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, बाढ़ की जैसे संभावना है, वहां पर उथल पुथल मिट्टी का, ठीक है। तो ऐसे मतलब इनको बोलते उत्खात स्थलाकृति भूमि, यानी मृदा का उथल पुथल होना, ये नित्यवाही बहती रहती है। आगे देखो राजस्थान के कौन से जिले में बीड़ प्रवाही क्षेत्र है? बीड़ प्रवाही क्षेत्र के अंदर जैसे मान लो 3 जिले ज्यादा है बीड़ वाले, जैसे कोटा, सवाई माधोपुर और अगला जिला है आपका धौलपुर। कौन सा दोस्तों? धौलपुर, ठीक है। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं हम, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? अब देखो चंबल की सहायक नदी कौन सी है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक्स याद कर लो, 5-6 नाम तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। एक तो बनास करना ही है पहली बात हो, जैसे कल परो पर आया, देखो कल परो पर आया, ऐसे 5-6 % याद हो जाएंगे। कल का अर्थ है काली सिंध नदी है। आहू है परवन नदियों का जो संगम स्थल, काली सिंध नदियाँ। अब परु बोलते पार्वती नदी, और पर बोलते परवन नदी, ठीक है। और आया है नहीं आहू नदी, आहू और काली सिंध जो नदियाँ है ना, आहू नदी। अब इस प्रकार 5-6 तो ये % याद हो गए, और इसके साथ में ये बनास हो गया। तो इस प्रकार हम एक सिस्टमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही बहने वाली नदियाँ,
वो नदी कौन सी है नाम, वो है बनास नदी दोस्तों, बनास। अब बनास की जैसे लंबी की बात करते हैं, लंबाई की, लंबी टोटल बहती है 480 किलोमीटर के अंदर, 480 किलोमीटर के अंदर। अब देखो इसके अंदर भी बात करते हैं चंबल नदी, बनास नदी की। तो बनास नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम जो शुरुआत कहाँ से होती है, खमनोर की पहाड़ियाँ। और वो कहाँ पर है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद के अंदर, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद के अंदर, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, सबसे पहली बात तो है चंबल नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के महू जगह से शुरुआत होती है, और महू से शुरू होती है जो मध्य प्रदेश में, और इंदौर से शुरू होकर जनापाव पहाड़ियाँ, इंदौर में जनापाव पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना महू क्षेत्र, महू मध्य प्रदेश, इंदौर के पास है जनापाव पहाड़ियाँ, जनापाव पहाड़ियों से शुरू होती है, जनापाव पहाड़ियाँ से शुरू होती है सबसे पहली बात। और ये राजस्थान में प्रवेश करती कहाँ से, बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, बेसरोडगढ़ जगह है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती, चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती सबसे पहले, और वापस उत्तर प्रदेश में यमुना के अंदर कहाँ पर मिलती, देखो यमुना भी इनकी क्या है, सहायक नदी, ये भी ध्यान रखना, यमुना भी इनकी क्या है, सहायक नदी। और बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, और धौलपुर के पास, धौलपुर जो उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में जो जिला है हमारा राजस्थान का, धौलपुर के अंदर क्या करती है ये नदी, उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना के अंदर मिल जाती है। मुरादगंज एक जगह है, मुरादगंज, वहाँ से क्या करती है, उत्तर प्रदेश जिले के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आता है मुरादगंज, और वहाँ पर क्या करती है, यमुना के अंदर मिल जाती है। इस प्रकार इस नदी का नाम है राजस्थान की दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी। ये है कौन सी, चंबल नदी। इसमें प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखो आयड नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, बेड़च नाम हो जाता है। क्या दोस्तों, बेड़च नाम। इस प्रकार जैसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, इसमें आपका चंबल नदी के बारे में थोड़ा ज़्यादा चांस होता है। अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना, देखना तो सब वीडियो ही है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। और ये ध्यान रखना कल परु पर आया, यानी काली सिंध, आहू, ये जो नदियाँ ना परवन, ये नदियाँ इस टाइप जो प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती हुए है, इस टाइप प्रश्न पूछते हैं। ये RS कॉलेज लेक्चरर और 2-3 एग्जामों के अंदर ये पूछा हुआ प्रश्न है। यानी बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है, तो इसमें जैसे मान लो आप ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं किस किस जिला समूह से होकर गुजरती। जैसे अभी रट ले, अभी जो सच्ची है रट ले, अभी सच्ची रट ले दोस्तों। सबसे पहले अभी सच्ची रट ले, अभी सच्ची रट ले। अब देखो अभी के अंदर क्या है, ये कौन कौन से जो जिला समूह के अंदर, अभी अजमेर, भीलवाड़ा, सच्ची, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, और देखो रटले। अब तो यानी टोंक। ठीक है, अब देखो इस प्रकार टोंक, इन जिला समूह के अंदर क्या करती है, यह हमारी बनास नदी गुजरती है। अब आगे बात करते हैं विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है। विंध्यन कगार के अंदर हमने पढ़ा था दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का पठार के अंदर, एक दक्कन का पठार, एक विंध्यन का पठार। तो विंध्यन पठार के अंदर जो नदी मध्य स्थित है नदियों का समूह के अंदर, वो है बनास और चंबल नदी। कौन सी दोस्तों, बनास और चंबल नदी। आगे बात करते हैं नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जल कच्छ के रण में उड़ेलती है, वो कौन सी नदी है दोस्तों, लूनी नदी है। कौन सी नदी, लूनी। अब देखो इसमें याद रखने की ट्रिक्स, अब देखो जो कच्छ के रण के अंदर उड़ेलती है लूनी नदी है।
अब लूनी नदी के अंदर बात करते हैं, ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती। कौन कौन से जिला क्रम है, जैसे मान लो पूछते अपना जो बाजा लाया, अपना जो बाजा लाया, तो याद रखने का क्रम है अपना जो बाजा लाया, लाया। ये है 6 जिलों के अंदर गुजरती है। इनका पूछा हुआ है लूनी नदी जो कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों, 6 जिलों से। अपना अ यानी अजमेर, प यानी पाली, ना यानी नागौर, जो यानी जोधपुर और लाया। अब देखो लाया, जोधपुर, लाया, बाजा। अब उसके बाद में बाजा आता है, बाजा, बाजा ने बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर और जालोर, इन जिलों से होकर ये नदी गुजरती है। और इस नदी के बारे में जैसे मान लो इनकी सहायक नदियों की बात करते हैं, तो सहायक नदियों में जो खारे पानी है, जो खारे पानी की जो जमीन है वो किसकी है, उनकी जो लीला की सासू माँ की है। तो इस प्रकार जैसे मान लो जो खारे पानी की, तो जो यानी जोजरी, इनकी जो जवई सॉरी जोजरी नदी, इनकी जो खारा पानी, जोजरी, खारी, लीलड़ी, सूकड़ी, सूकड़ी, इस प्रकार वो जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियों के रूप में इनको जानते हैं। अरब सागरीय अफवाह का अंग है कौन सी नदी है, लूनी नदी है दोस्तों। अरब सागरीय जो अफवाह का एक भाग कौन सी है, लूनी नदी। लूनी नदी का प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, लूनी नदी का जो प्रदूषण का मुख्य स्रोत है रंगई छपाई उद्योग, रंगई छपाई उद्योग। और ये है उद्योग ज़्यादा कहाँ पर है दोस्तों, पाली के अंदर, पाली, रंगई छपाई का सबसे ज़्यादा कार्य होता है पाली के अंदर। अब देखो पाली जिले से किस नदी का उद्गम होता है, पाली जिले से किस नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखना, जवई नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मानसी, वाकल, सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, ये है अभ्यारण्य फुलवारी की नाल से होकर गुजरती है दोस्तों, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल से होकर गुजरती है। अब देखो इसमें ध्यान रखना मानसी वाकल के बारे में, ये जो इस नदी का जो उद्गम स्थान कौन सा है, मानसी वाकल जो नदी है इनका उद्गम स्थान है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ इसका क्या है, उद्गम स्थान है। अब देखो आगे क्या होता है, पश्चिम बनास का उद्गम स्थल है, पश्चिमी जो बनास है इसका उद्गम स्थल कौन सा है, जो है अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। अब देखो आगे बात करते हैं, बांसवाड़ा के खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के जो खांदू के निकट वो कौन सी नदी प्रवेश करती है दोस्तों, माही नदी, माही नदी है जो बांसवाड़ा के निकट प्रवेश करती है। अब देखो ये शुरुआत कहाँ से होती है, इस नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू, मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से विंध्याचल पर्वत से शुरू होती है, विंध्याचल पर्वत से शुरू होती है। और देखो क्या होता है, धार जिले से, धार जिले से निकलती है और बांसवाड़ा जो हमारा जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के निकट खांदू से प्रवेश करती है, राजस्थान में खांदू से प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कन्फ्यूज। वह नदी जो दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती, वो नदी कौन सी है दोस्तों, वो है आपकी माही नदी, माही नदी है। अब देखो माही नदी तो है, अब माही नदी का जो और भी अन्य नाम है इसको बोलते हैं काठल की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। सोम, माही, जाकम नदियों पर आदिवासियों का जो तीर्थ स्थल है, त्रिवेणी संगम है, ठीक है। और इसके साथ साथ में इन नदियों को सवर्ण रेखा भी कहते हैं, सवर्ण रेखा भी बोलते हैं, राजस्थान की सवर्ण रेखा, राजस्थान की श्रवण रेखा, श्रवण रेखा। और इनको दोस्तों
वे राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी है? माही नदी है। अब देखो इसके अंदर पूछ सकते हैं राजस्थान में बांसवाड़ा के निकट जो माही बजार सागर बांध परियोजना है वो माही नदी पर स्थित है, और गुजरात में कडाणा बांध बनाया हुआ माही बजार सागर जो माही नदी पर बनाया है, कडाणा बांध कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। कडाणा बांध माही नदी पर बनाए गए, कहाँ पर? गुजरात के अंदर। और माही बजार सागर परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर। और इसको आदिवासियों की गंगा के रूप में भी जानते हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर उत्थान के लिए, जो कृषि के अंदर जो कार्य करने के लिए सबसे अच्छी जो इनकी महत्वपूर्ण ये परियोजना है माही बजार सागर परियोजना है। और इसके साथ साथ में सुजलाम सुफलाम जो योजना शुरू हुई थी, इस क्रांति की शुरुआत भी माही नदी से शुरुआत हुई थी। सुजलाम सुफलाम, ये ध्यान रखना जरूर आप, ठीक है। इस टाइप जो पर्सन मान लो इसमें 7-8% आपका अच्छे तरीके से तैयार हो गए। काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, राजस्थान की शवन रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कडाणा बांध गुजरात में इस नदी पर बना है, माही बजार सागर बांध परियोजना है, और आदिवासियों की जो मेन ये गंगा के रूप में भी जानते हैं, और सोम माही जाकम नदियों पर एक त्रिवेणी संगम भी बना। किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं? सबसे अच्छा प्रश्न है। इसमें भी 3-4 टाइप में प्रश्न पूछ सकते हैं। वागड़ और कांठल की गंगा, तो वागड़ और कांठल की गंगा किसको बोलते हैं दोस्तों? माही नदी को, माही नदी को बोलते हैं। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना 2-3 चीजें हैं। माही नदी जिसको आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं सबसे पहले, उसके बाद में इसको बोलते हैं राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या बोलते हैं? राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, नित्यवाही नदी भी बोलते हैं इनको। अब देखो उसके बाद में सुजलाम सुफलाम जो योजना है माही नदी से ही शुरुआत हुई, ठीक है। आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, ठीक है। और ये नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसके बारे में हमने पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया था। और ये बांसवाड़ा के निकट खांडू में प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, और ये एमपी से शुरुआत होती है। महू की जो पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल पर्वत से शुरू होती है, ठीक है दोस्तों, दार जिले से। अब देखो आगे बात करते हैं। सोम नदी निकलती है, नदी जो निकलती है बिछमेड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों? बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ। अब देखो उसके बाद में कि सोम नदी की, अगर जैसे मान लो सहायक नदी की बात करते हैं, सोम नदी में जैसे सहायक नदी में एक ट्रिक्स भी हम याद कर सकते हैं। जैसे मान लो अम्मा ने मोजा की सोचा था, यानी मोजा की सोचा था। अब देखो इसके अंदर किस टाइप याद करना है? अम्मा यानी अनास नदी, इनकी सहायक नदियों को दोस्तों, इसकी सहायक नदियां, अम्मा यानी अनास नदी, माँ यानी माही नदी। अब देखो अनास, अम्मा ने मोजा, मो यानी मोरेन। उसके बाद में जा यानी जाखम नदी, सोम माही जाखम मोरेन। उसके बाद सोचा। अब देखो सोर शब्द आ रहा, तो सोरेन नदी, सोरेन, और चा यानी चाप नदी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, अम्मा ने मोजा की सोचा था, तो अनास नदी, माही नदी, मोरेन नदी, जाखम नदी, सोरेन नदी और चाप नदी, ये जो किसकी नदियां हैं दोस्तों? ये है आपकी सोम नदी की सहायक नदी है। सोम माही जाखम जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, आदिवासियों का जब कुंभ बोलते हैं, सोम माही जाखम। ये सवाल कई बार भी पूछा गया है, यानी सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम राजस्थान के कौन से जिले में है? कौन से जो जिले में है? जो डूंगरपुर के अंदर है, और ये आदिवासियों के कुंभ के रूप में हम इनको जानते हैं, बेणेश्वर, ठीक है। अब देखो अनास, सोम, एराव किस नदी की सहायक नदियां हैं? अब देखो एक एराव शब्द आ गया, तो एराव भी किसका है दोस्तों? इसकी सोम नदी की ही सहायक नदी है। तो अनास, सोम और एराव किस नदी की सहायक नदियां दोस्तों? माही नदी की, ये ध्यान रखना। इस प्रकार हमें एक कैसे करके हमें सिलेक्शन लेना है। आगे जाखम नदी कौन से जिले में बहती है?
अब देखो जाखम नदी है, कौन से जिले के अंदर बहती है? जाखम, ध्यान रखो, प्रतापगढ़ के अंदर। कौन से जिले के अंदर दोस्तों? प्रतापगढ़ के। अब देखो आगे बात करते हैं, आंतरिक अंत्य प्रवाहित नदी है। आंतरिक जो अंत्य प्रवाहित नदी है कौन सी है दोस्तों? आंतरिक में जैसे मान लो अंत्य प्रवाहित नदी, मान लो ऐसे पूछ ले कोई भी, बनास नदी है या कोई भी, जैसे 5-6 नाम दे, 3-4 नाम दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें भी एक ट्रिक्स काम आएगी। काकाजी, काकाजी घर में, यानी घर में सब रुपया, घर में सब रुपया, अब एक डैश कर दो, रुपया रुपया बाण लाए, बाण लाए। अब देखो कैसे याद रखना, काका यानी काकनी। अब यहां से शुरू कर देते हैं हम, इनमें एक टेबल के माध्यम से छोटी सी, काकनी, कांतली, कांकणी, ये तो आ गया तीनों नाम। अब देखो जी, काका जी, उसके बाद गगर नदी, कौन सी? गगर, रूपनगढ़, रूपनगढ़, उसके बाद में रुपया, रूपनगढ़ आ गया, उसके बाद रूपारेल, रूपारेल, उसके बाद आएगी बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं दोस्तों इसको। अब लाए, बाणगंगा, यहां तक आपकी ये हो जाएगी आंतरिक अफवाह जो पड़ने वाली जो नदियां हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, जैसे कांकनी, कांतली, कांकणी, गगर, रूपनगढ़, रूपारेल, बाणगंगा। तो कांतली जो कांकणी नदी है, ठीक है, राजस्थान में अफवाह प्रणाली की दृष्टि सबसे बड़ी कांतली जो नदी है। उसके बाद कांकनी नदी जो सबसे कम अफवाह पड़ने वाली, अफवाह प्रणाली के अंदर जो आंतरिक नदियों में सबसे जो बड़ी पूछते हैं तो सबसे कांकनी, और छोटी में पूछते हैं तो ये कांकनी। अब देखो उसके बाद में जैसे बाणगंगा नदी है, इसको क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा बोलते हैं दोस्तों। ये भी सवाल पूछा है, अर्जुन की गंगा, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद गगर नदी को राजस्थान की शोक नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शोक नदी। गगर नदी को शोक नदी भी के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद आगे बात करते हैं साबी नदी का उद्गम। अब देखो साबी नदी का उद्गम है किस जिले से? जयपुर से है, सेवर की पहाड़ियां। ये भी सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों, सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में कांतली नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? राजस्थान में कांतली जो नदी है किस जिले से प्रवाहित होती है? यानी कांतली नदी ताम्र जो पाषाणकालीन सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, तो ये सिक्कर और झुंझुनू, कौन से 2 जिले में? सिक्कर और झुंझुनू से क्या करती है? सिक्कर और झुंझुनू, इन जिलों से होकर ये क्या जिले में प्रवाहित होती है, यानी सिक्कर व झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं, पूर्व में जब गगर नदी के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुंच जाती थी? पूर्व के अंदर जो गगर नदी उफान पर होती थी कहाँ पर पहुंच जाती थी? यानी फोर्ट आबास, फोर्ट आबास तक पहुंच जाती थी दोस्तों, फोर्ट आबास। अब आगे बात करते हैं, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है विराट नगर की पहाड़ियां, जयपुर, विराट नगर की पहाड़ियां। अब देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान के वे 2 जिले जहां कोई नदी नहीं है। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, सुमेलिखित जोड़ों के अंदर पूछते हैं। तो राजस्थान के वे 2 जिले कौन से जहां कोई नदी नहीं है? यानी बीकानेर और चूरू, ये ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू। इस टाइप दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और ये आपको जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये 2-3 ट्रिक्स से याद रखना। और जैसे इसमें ज़्यादा पूछते हैं वागड़ और कांटल की गंगा किसको बोलते हैं? यानी माही नदी को बोलते हैं। माही नदी को सवर्णरेखा के नाम से भी जानते हैं, नीतिवाई भी बोलते हैं, और सुजलाम सुफलाम जो परियोजना है
माही नदी से शुरुआत हुई थी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, माही नदी है। इस टाइप प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे गगन नदी को राजस्थान की शोक बोलते हैं, शोक नदी के रूप में भी जानते हैं। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। ऐसे जो उपनाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसके अंदर भी कोई ऐसे प्रश्न होगा 4-5, उसके बाद हम इनके बारे में आगे जो करेंगे त्रिवेणी संगम के बाद। जैसे सोमाही जाकम नदी है, उस पर आदिवासियों का जो त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है ना। तो इस टाइप, या जैसे काली आहू और पढ़ते हैं कि सर्वाधिक नदियाँ राजस्थान के किस जिले में। सबसे ज़्यादा जो नदियों वाला जिले की बात करते हैं दोस्तों, तो चित्तौड़ जिले के अंदर। ये ध्यान रखना आप, अच्छा प्रश्न है कंपटीशन के हिसाब से, सीधा कोटा पर मत जाना दोस्तों, ये ध्यान रखना यहाँ पर। अगर संभाग की बात करते हैं तो कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछते हैं तो कोटा संभाग है। अब कोटा संभाग में देखो, अगर हम इन क्षेत्र को बोलते क्या है, हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी 4 जिले होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन सा क्षेत्र है, ये है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र है दोस्तों, और इसके अंदर भी कितने हैं, 4 जिले, ये भी ध्यान रखना। और वो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब देखो आगे बात करते हैं। अपो क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते से घटते की ओर, यानी बढ़ते से घटते क्रम। और इन देखो प्लस से माइनस, ये ध्यान रख लो। और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है, चलू माँ बनास, चलू माँ बनास, यानी ये अपर क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान जो नदी प्रणालियों का, तो चलू यानी चंबल नदी, चंबल है। उसके बाद लूनी है, माँ यानी माही नदी है, बनास यानी बनास नदी। बस ये ध्यान रख लो अपर प्रणाली दृष्टि से सबसे जो अवरोही क्रम के बारे में। राजस्थान का जल प्रपात है, राजस्थान का जो जल प्रपात है मेनाल भीलवाड़ा वाला है दोस्तों। कौन सा है, मेनाल भीलवाड़ा। अब देखो आगे बात करते हैं। उसके बाद चूले जलप्रपात स्थित है, कौन सी नदी पर है, ये थोड़ा सा लिखने में, कौन सी नदी पर स्थित है। अगर नदी की बात करते तो चंबल नदी पर, चूले जो चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, जिले की पूछे तो। अपर क्षेत्र के विस्तार दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है कम से अधिक की ओर, यानी कम से अधिक की ओर। जो अब देखो कम से अधिक की ओर, तो इसमें क्या करना है, बनास, माही, लूनी और चंबल, वापस उल्टा क्रम हो जाएगा दोस्तों। तो अहुरी बनास नदी, और बनास के बाद माही, और उसके बाद लूनी और चंबल। ये तो हो गया इनका आरोही क्रम, यानी कम से अधिक की ओर। अब देखो आगे, राजस्थान में भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता वही कम से अधिक की ओर। अब भू क्षेत्र की बात करते हैं, यानी भूमि के अंदर की क्षेत्र की, तो उसमें ध्यान रखना आप, एक तो कांतली, भू क्षेत्र में कम से अधिक की ओर। अब जो जैसे कांतली है, चंबल है, लूनी है, बनास है, कांतली, उसके बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ते चंबल नदी, फिर लूनी नदी, फिर बनास नदी। इस टाइप हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, इनका एक क्रम दिया हुआ है, यानी लंबाई की दृष्टि भू क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। बनास, बेड़च, मेनाल नदियों पर कौन सा त्रिवेणी संगम है। अब देखो बनास है और बेड़च है और मेनाल, ये जो 3 नदियों है, इन पर जो त्रिवेणी संगम बना है वो कौन सा है दोस्तों, वो है रामेश्वरम। और बनास, बेड़च और मेनाल जो इस नदियों पर एक बिगोद है, बिगोद जो त्रिवेणी संगम है बिगोद जगह पर, और ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान रखना, बनास और बेड़च और मेनाल, मेनाल जलप्रपात कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर, यानी ये ध्यान रखना यहाँ पर बिगोद भीलवाड़ा के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में बनास डाई खारी, बनास और डाई खारी है जो राजमहल, ये त्रिवेणी संगम बनेगा राजमहल, जगह है टोंक, राजमहल में, ठीक है। ये त्रिवेणी संगम बनेगा। आगे बात करते हैं बनास, चंबल और सिप। अब देखो बनास और चंबल और सिप, अब ये चीजें हैं, बनास है, चंबल और सिप नदियों पर जो कौन सा त्रिवेणी संगम बनेगा, ये बनेगा आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर,
रामेश्वरम। जो ये त्रिवेणी संगम बनेगा ये है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। सोम माही जाकम नदियों पर कौन सा त्रिवेणी संगम है? बेणेश्वर है जो डूंगरपुर के अंदर, इसको बोलते हैं आदिवासियों का तीर्थ स्थल या कुंभ के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है सोम माही जाकम है बेणेश्वर के अंदर, बेणेश्वर और है डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर। ठीक है, और ये इनको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ के रूप में जानते हैं हम। इस टाइप जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ये आरोही और अवरोही क्रम तो ज्यादातर पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में ये त्रिवेणी संगम तो लगभग फिक्स आता है। अब जैसे बनास बेड़च और मैनाल की बात करते हैं, मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, ये ध्यान रख लो, बिगोद जगह है। अब जैसे बनास डाई खारी नदी, तो बनास नदी टोंक, तो राजमहल टोंक के अंदर ये जो इनका त्रिवेणी संगम बनेगा। अब जैसे बनास चंबल और सिप नदी, तो बनास चंबल और सिप नदी, तो रामेश्वर सवाई माधोपुर चंबल नदी, चूले जलप्रपात बना इस पर। ठीक है, तो बनास नदी और भी बाद में सिप ध्यान रखना। ठीक है, सोम माही और जाखम ये तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर है, जो जिले के अंदर, और यहाँ पर है इनको बोलते हैं आदिवासियों का जो कुंभ है, तीर्थ स्थल है उन लोगों का। तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं, यानी आदिवासियों की जैसे मान लो गंगा के रूप में काठल की गंगा, वागड़ की गंगा के रूप में माही नदी को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर राजस्थान की जो खारे और मीठे पानी की जिलों के बारे में, जो महत्वपूर्ण पॉइंट के माध्यम से करेंगे, जयसमंद, राजसमंद और ऐसे बहुत सारी पचपदरा बाड़मेर वाली जो खारे पानी की जिले, ऐसे बताएंगे इसमें किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।